हेलो एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू मित्र ज्ञान। आज हम डिस्कस करेंगे वायु के बारे में। वायु यानी एयर, इसी को हम एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हैं। सबसे पहले वायुमंडल क्या होता है, उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वायु क्या होता है। देखिए, वायु यानी एयर। एयर बहुत सारी गैसों से मिलके बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एयर बोलते हैं, यानी हवा बोलते हैं। ठीक है। और वायुमंडल क्या है? देखिए, जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों ओर बहुत सारी लेयर्स हैं गैसों की। बहुत सारी गैसों की क्या है? लेयर्स हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है वो चारों ओर से वायु से घिरी हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। तो आपको ये चल गया पता कि वायुमंडल क्या होता है। लेकिन वायुमंडल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, जो सूर्य से बहुत सारी हानिकारक जो किरणें आती हैं, जैसे परावैंगनिक किरणें, यूवी रेज, उससे हमें बचाता है कौन? एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। जब कभी भी पृथ्वी के ऊपर कोई उल्का गिरने वाला होता है, यानी उल्का जब हमारे पृथ्वी पे गिरने वाला होता है तो उसे वायुमंडल से होकर गुजरना होता है, और वायुमंडल उसे जला के राख कर देता है। ठीक है। और जो भी हम सांस लेते हैं, यानी जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे हम जी पाते हैं, हमारा जीवन संभव हो पाता है, वो हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें वायुमंडल से ही मिलती है। हम अपनी ही बात क्यों करें, अगर हम जानवर की बात करें तो जानवर भी जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? वायुमंडल से लेते हैं। जो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? वो वायुमंडल से ही लेते हैं। तो हमारा जीवन संभव है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि वायुमंडल से हमारा क्या है? जीवन संभव होता है। तो ये हमने देखा वायुमंडल की परिभाषा और वायुमंडल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि वायुमंडल का संगठन कैसे हुआ है, यानी निर्माण कैसे हुआ, यानी जो वायुमंडल है किन किन चीजों से बना है, किन किन गैसों से बना है। अभी हमने आपको बताया था कि जो वायुमंडल है बहुत सारी गैसों से मिलकर बना है। तो इसके अंदर बहुत सारी गैसें होंगी, तो कुछ ज्यादा गैसें होंगी, कुछ कम गैसें होंगी। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस है वो है नाइट्रोजन, जो 78.8% है, यानी सबसे बड़ा हिस्सा। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ऑक्सीजन, जिसे हम O2 बोलते हैं। ये है 20.95%, यानी इसे हम रफली 21% भी बोल सकते हैं। जो हम सांस लेते हैं वो हम क्या कहाँ से लेते हैं? वो ऑक्सीजन लेते हैं। थर्ड नंबर पे है आर्गन, जो है 0.3%। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2, जो हम छोड़ते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पादप होते हैं, वो इन्हें ग्रहण करते हैं। ठीक है। ये कितनी है? ये है 0.036%। उसके बाद है नियोन, फिर है हीलियम, फिर है क्रिप्टॉन, और फिर है जिनॉन, और सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बहुत ही कम मात्रा में आपको वायुमंडल में देखने को मिलेगी, जो आपको सबसे ऊपरी परत में देखने को मिलेगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कितनी है? ये है 0.00005%। तो ये कुछ गैसेज हैं जिन गैसों से मिलके वायुमंडल का निर्माण हुआ है। लेकिन इन गैसों के अलावा भी कुछ धूल के छोटे छोटे कण हैं। कहाँ पे? हवा में, यानी वायुमंडल में कुछ छोटे छोटे कण हैं। अब वो कण किस चीज के हैं? देखिए, वो कण समुद्री नमक के हो सकते हैं, वो कण राख के हो सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आपके घर में या फिर कहीं पर भी मान लेते हैं कि अंधेरा है, और बहुत छोटी सी किसी छेद से, किसी छोटे रास्ते से जब अंदर रोशनी आती है, तब आपको उसके अंदर कण देखने को मिलते होंगे घूमते हुए। वो क्या होते हैं? वो छोटे छोटे कण होते हैं, जो मिट्टी के छोटे कण होते हैं, या तो समुद्री नमक के होते हैं,
या फिर किसी राख के होते हैं। तो वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैसेज आती हैं और धूल के कण होते हैं, जिससे वायुमंडल का निर्माण हुआ है। तो वायुमंडल में हमने सबसे पहले देखा कि सबसे पहले नंबर पे क्या था, नाइट्रोजन था, जो था 78% अप्रोक्सीमेट। इसे हम 79% भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नाइट्रोजन हमारे लिए क्यों उपयोगी है। देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो सांस हम हमारे लिए सांस लेने में क्या जरूरी है, वो है ऑक्सीजन। लेकिन जब हम सांस लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वायु के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी हमारे अंदर चली जाती है। यानी जब हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ चली जाती है। लेकिन जो हमारा फेफड़ा है, जो हमारे फेफड़े हैं दोनों, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, हमने सांस ली, सांस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर जो भी गैसेज है वो सारी हमने ली, लेकिन हमारे शरीर ने एक्सेप्ट कौन सी करी, सिर्फ ऑक्सीजन करी, बाकी सारे गैसेज को निकाल दिया। लेकिन जो पौधे होते हैं उनके जीवन के लिए जो नाइट्रोजन है बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन जो पौधे हैं वो सीधा वायु से नाइट्रोजन को ले नहीं सकते, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रेट लेते हैं, और नाइट्रेट एक नाइट्रोजन का ही रूप है। अब इसे बदलने का काम कौन करेगा? देखिए, ज्यादातर जो दलीय, जिसमें हम दाल वगैरह उगाते हैं, उनकी जो आपको जड़ें देखने को मिलेंगी, उनके जड़ों में आपको एक जीवाणु देखने को मिलेगा जिसे हम बोलते हैं राइजोबियम। ठीक है, क्या बोलते हैं, राइजोबियम। ये जो जीवाणु होते हैं ये हवा से नाइट्रोजन लेते हैं, उस नाइट्रोजन को ये लोग नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं, और इस नाइट्रेट को जो ये पौधों की जड़ें हैं ये ग्रहण कर लेती हैं। यानी जो राइजोबियम जीवाणु है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करके पेड़ पौधों के लिए उपलब्ध करा देते हैं। तो ये हमने देखा नाइट्रोजन। सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन थी सबसे ज्यादा मात्रा में, वो क्या थी, 20.8% अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अब आपको पता है कि ये सेकंड नंबर पे आती है, और मनुष्य और पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जैसे कि कोई पेड़ है या कोई पौधा है, जब वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो वो ऑक्सीजन का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जब वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, हम उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन हम लोग यानी जो मनुष्य है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उसको कौन ग्रहण करता है, उसको ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे। तो ये कुछ ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है, यानी पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ेंगे और मनुष्य उसे लेंगे, ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन तब क्या होगा, जब हम वृक्ष काट देंगे तब हमारे लिए ऑक्सीजन का उत्पादन कौन करेगा? हम लोग तो ऑक्सीजन ले लेंगे, तो उत्पादन कौन करेगा? तो उससे क्या होगा, जो भी संतुलन होगा वो क्या होगा, बिगड़ जाएगा ऑक्सीजन का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी CO2 की। देखिए, गैसेस में बात करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बहुत महत्वपूर्ण गैस है हमारे जीवन के लिए भी। ठीक है, जो हरे पौधे होते हैं या फिर हरे पादप होते हैं अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। यानी जो हरे हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या ग्रहण करते हैं, वो CO2 ग्रहण करते हैं। मान लेते हैं कि ये पौधा है या फिर पेड़ है, इन्होंने क्या ले लिया, CO2 ले लिया, और इन्होंने ऑक्सीजन छोड़ दी, जिसे किसने ले लिया, किसी जानवर ने या किसी मनुष्य ने। फिर इस जानवर ने CO2 छोड़ दिया, और इस CO2 को किसने ले लिया, इस CO2 को किसने ले लिया,
इस पेड़ ने ले लिया। ये प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, यह मैंने आपको बता दिया। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है, यानी एक संतुलन सा बना रहता है। यानी जितना हम लोग मनुष्य जो गैस छोड़ते हैं या फिर मनुष्य CO2 छोड़ते हैं, उसको जो पेड़ पौधे लेते हैं उतना ही पेड़ पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो ये संतुलन बना रहता है। लेकिन तब क्या होगा, जब हम कोयला या फिर खनिज तेल आदि जो ईंधन हैंगे, जो भी ऐसे ईंधन हैं, उनको जलाने पे जो भी CO2 का निर्माण होगा, उससे क्या होगा, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। ये वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ोतरी कर रहे हैं, ठीक है। परिणाम स्वरूप क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। अब हम बात करते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस, ये होता क्या है। देखिए, जो नाम रखा गया है ग्रीन हाउस गैस, ये नाम क्यों रखा गया है, इसके बारे में देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा, हमने एक रूम जैसा या फिर इसको हम घर जैसा बोल सकते हैं कि हमने बना रखा है। इसके अंदर जो हमने शीशे लगा रखे हैं वो कुछ इस प्रकार से शीशे हैं कि जो सूर्य से किरणें आएंगी वो बिना रुके इसके अंदर प्रवेश कर सकती हैं। लेकिन जब प्रवेश करने के बाद अंदर ये किरणें टकराएंगी नीचे की ओर, उसके बाद जब ये ऊपर की ओर जाएंगी यानी बाहर निकलने की कोशिश करेंगी, तो इसका कुछ ही हिस्सा बाहर निकल पाएगा, बस बाकी हिस्सा इसी के अंदर घूमता रह जाएगा, ठीक है। ये होता है ग्रीन हाउस गैसेस। तो उसी प्रकार से कुछ ऐसे गैसेस हैं जो सूर्य की जो किरणें आती हैं उनको अंदर आने देती हैं लेकिन जाने नहीं देती, ठीक है। वो उससे क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं गर्म होती हैं, वो उनको अगर हम जाने नहीं देंगे तो क्या होगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहेगा, ठीक है। इसमें कौन कौन सी गैसेज हैं जो पृथ्वी के तापमान को बना के रखती हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैस और जलवाष्प भी इसके अंदर आता है। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, देखिए जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं चार, इनकी जो मात्रा है उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो CO2 है, कोयला, अदर पेट्रोलियम जो पदार्थ जिसका हम दहन करते हैं, जलाते हैं, उससे CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा निकलती है। इससे हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है। जब CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो सूर्य का ताप हमारे पास आता है पृथ्वी के ऊपर, वो ज्यादा हमारे पास क्या होगा, रुक जाएगा। ज्यादा रुकेगा तो ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, ज्यादा गर्मी बढ़ेगी तो हमारा जो संतुलन हैगा, प्राकृतिक संतुलन, वो बिगड़ जाएगा। इससे क्या होगा, मौसम में चेंजेस होंगे, ज्यादा बारिश आएगी, ज्यादा सूखा पड़ेगा, ये सारी दिक्कतें हमें देखने को मिलेंगी। तो हमने देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या क्या चीजें होती हैं, थोड़ी हमें देख लेते हैं। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करते हैं। इस बारे में हम आपको बता चुके हैं पहले ऊपर, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना संभव नहीं हो सकता। देखिए, जो ग्रीन हाउस गैस है अगर वो संतुलन में है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस का होना बहुत जरूरी है। जब तक ग्रीन हाउस गैस हैगी तब तक हमारे लिए जीवन क्या है, संभव है, क्योंकि हमें एक एवरेज तापमान की जरूरत है, जो ज्यादा ना गर्म हो और जो ज्यादा ठंडा भी ना हो। लेकिन जब ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होंगी तो पृथ्वी का सारा ताप क्या होगा, बहुत तेजी से पृथ्वी पे आएगा और बहुत गर्मी पड़ेगी, जिससे यहाँ पे रहना संभव नहीं होगा और रात के वक्त में बहुत ठंडी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए ग्रीन हाउस गैस होना बहुत जरूरी है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे
मंडलीय ताप या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब सिंपल सा ये हैगा कि जब हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। सिंपल सी बात है, जब हमारी पृथ्वी गर्म होगी तो जहां पे बर्फ जमी होगी वो पिघलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। जब बर्फ पिघलेगी तो पानी कहीं ना कहीं जाएगा, पानी कहीं पर भी जाएगा। हमारे से किसी नदी में गया तो नदी अपना सारा पानी कहाँ बहाती है, समुद्र में। समुद्र का जो पानी लेवल है वो क्या होगा, वो ऊपर आएगा, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाते हैं। देखिए, जब समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो आसपास जो भी तट है किसी भी देश के, तो उसके अंदर पानी घुसने लगेगा, जिससे क्या होगा, बाढ़ की समस्या आपको देखने को मिलेगी। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि वायु चक्र क्या है। सबसे पहले हम इसकी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। देखिए, मान लेते हैं कि ये सूरज है और यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है कहाँ पे, गैसेस पे, यानी वायु पे। मान लेते हैं कि ये वायु, जब वायु गर्म होती है तो वो फैलती है और हल्की होकर ऊपर की ओर जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम कभी पानी उबालते हैं तो उससे क्या होता है, आपने देखा होगा कि ऊपर क्या भाप बन के जाता है कुछ, वो क्या होता है, जो वहां की वायु होती है वो गर्म हो जाती है, इसीलिए वो ऊपर की ओर उठती है। जब वो ऊपर की ओर उठेगी तो जो ये एरिया है ये कैसा हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा खाली सा। जब कोई भी चीज खाली हो जाएगा तो आसपास से जो भी हवा होंगी इसको भरने के लिए चारों तरफ से आएंगी। ठीक है, और इसको भरने की कोशिश करेंगे। तो एक चक्कर इसी प्रकार से चलता रहता है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, जो गर्म वायु होती है वो बहुत हल्की होती है, लेकिन ठंडी वायु कैसी होती है, बहुत भारी होती है, इसीलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। जब गर्म होके वायु ऊपर जाएगी, जैसे कि हमने आपको बताया, और यहाँ पे जगह बन जाएगी और ये भरने आ जाएंगे, तो जो ऊपर गई है वायु गर्म होके यानी हल्की होके, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं 165 डिग्री, सॉरी 165 मीटर जाने पे हमें 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान घटता हुआ दिखाई देता है। यानी जैसे जैसे वायु ऊपर जाएगी तो क्या होगा, उससे जो हमारी वायु है वो ठंडी होगी। जब वो ठंडी होगी तो फिर से वो नीचे आ जाएगी। यानी मान लेते कि यहाँ से उठी और यूं जा रही है और अब वो ठंडी हो गई तो नीचे आ जाएगी, फिर उसको यहाँ पे जगह मिलेगी तो यहाँ से क्या करेगी, इसको भरने के लिए आएगी, भरने के बाद फिर गर्म होगा। तो इसी प्रकार से ये एक चक्र की तरह घूमते रहेगी। इसी को हम बोलते हैं वायु चक्र। अब बात करते हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में, यानी वायुमंडल की संरचना किस प्रकार से हुई है, किस प्रकार से हमने वायुमंडल को बांट रखा है, इसका अध्ययन करने के लिए। देखिए, वायुमंडल की 5 परतें हैं, 5 लेयर्स। ठीक है, जिसमें सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर है समताप मंडल, उसके ऊपर है यानी बीच में मध्य मंडल, फिर उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा ताप मंडल या फिर बाह्य मंडल। ठीक है, उसके ऊपर आपको मिलेगा बाह्य मंडल। जो क्षोभ मंडल है उसको हम ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, जो समताप मंडल है उसे हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, जो मध्य मंडल है उसे हम मेसोस्फीयर बोलते हैं, और जो ताप मंडल है उसे हम थर्मोस्फीयर बोलते हैं, और जो बाह्य मंडल है उसे हम एक्सोस्फीयर बोलते हैं। ये वायुमंडल के क्या है, परत है। 5 परतों में बांटा गया है वायुमंडल को। तो आइए हम शुरू से इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल। देखिए, मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और सबसे पहली परत आपको देखने को मिलेगी इसके ऊपर, वो कौन सी है, क्षोभ मंडल।
तो इसकी हाइट क्या है, इसकी कोई हाइट भी तो होगी। देखिए इसकी हाइट अगर एवरेज की बात करें तो जो एवरेज इसकी हाइट है वो है 13 किलोमीटर, जिसमें पोल्स पे यानी जो ध्रुव होते हैं, ध्रुव पे इसकी हाइट सिर्फ 8 किलोमीटर देखने को मिलती है। और जो इक्वेटर होता है हमारा, इक्वेटर पे हमें हाइट इसकी 18 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। इसके कारण के बारे में जानते हैं। देखिए गर्मी के मौसम में यानी ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म ऋतु में होता यह है कि आपको पता है कि जो इक्वेटर है वहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है। जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो जो वहां की जो गैसें हैं वो क्या होंगी, हल्की होंगी, ऊपर की ओर जाएंगी और फैलेंगी भी। तो गर्मी के मौसम में वो कुछ ज्यादा फैल जाती हैं और जो हवाएं चलती हैं उसको भरने के लिए वो उनको बहुत ऊपर तक लेके जाती हैं, यानी 18 किलोमीटर तक उनको ऊपर तक लेके जाती हैं। इसीलिए जो इक्वेटर है या फिर विषुवत वृत्त है उसकी जो पहली लेयर है क्षोमंडल, वो 18 किलोमीटर तक हम बोलते हैं। और पोलर पे 8 किलोमीटर देखने को मिलता है आपको, क्योंकि वहां पे गर्मी क्या होती है, कम होती है, वहां पे बर्फ देखने को आपको ज्यादा मिलती है। और एवरेज की बात करते हैं तो 13 किलोमीटर आप बोल सकते हैं कि जो हमारा क्रस्ट है उससे सिर्फ 13 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलता है क्षोभ मंडल। देखिए क्षोभ मंडल में ही आपको जितने भी मौसम से रिलेटेड कोई भी चीजें होती हैं वो सब आपको क्षोभ मंडल में ही मिलेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि क्षोभ मंडल में ही आपको वर्षा देखने को मिलेगी, ठीक है। और वर्षा मतलब बादल देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो भी कोहरा होता है, जो भी क्या बोलते हैं बर्फ की बारिश होती है, वो सब आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं। आपको जैसे कि पता है कि जो हमारा माउंटेन एवरेस्ट है उसकी हाइट 8,850 मीटर है, यानी इसको हम 8 किलोमीटर और 850 मीटर बोल सकते हैं। लेकिन जो क्षोभ मंडल है हमारा, उसकी एवरेज जो हाइट है वो 13 किलोमीटर है। यानी जब सबसे बड़ा पर्वत इसी के अंडर आता है तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी पर्वत हैं पूरे अर्थ पे वो सब क्षोभ मंडल के अंदर ही आते हैं। जितने भी पठार हैं वो भी सब क्षोभ मंडल के ही अंदर आते हैं, ठीक है। मैदान हो गया, जो भी चीजें हमें देखने को मिलती हैं हमारे आसपास वो सब क्षोभ मंडल के अंदर ही आती है। जो हम सांस लेते हैं उसके लिए जो ऑक्सीजन होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, क्षोभ मंडल से ही देखने को मिलती है, ठीक है। जो ये आप बलून देखते हैं ऐसा उड़ने वाला, ये भी आप क्षोभ मंडल में ही उड़ाते हैं। तो ये सारी चीजें थी क्षोभ मंडल। सेकंड नंबर पे आता है समताप मंडल, ठीक है। देखिए समताप मंडल की जो हाइट है वो 50 किलोमीटर तक है, यानी कि 1 से 13, उसके बाद यहां से 50 किलोमीटर, यानी नीचे से ऊपर तक अगर देखेंगे तो 50 किलोमीटर तक आपको क्या देखने को मिलेगा, समताप मंडल देखने को मिलेगा। देखिए समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। कारण यह है कि समताप मंडल में तापमान स्थिर होता है, कोई भी मौसम संबंधी गतिविधियां नहीं होती, यानी ना तो वहां पे वर्षा होगी, क्योंकि वर्षा कहाँ पे होती है, उससे नीचे लेयर यानी क्षोभ मंडल में होती है। देखिए हम समताप मंडल की बात कर रहे हैं तो वहां पे वर्षा नहीं होगी, बादल देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, कोहरा नहीं पड़ेगा। और जो ओजोन परत है हमारी, जो यूवी रेज से हम लोगों को बचाती है, यूवी रेज बहुत ही घातक होती है मनुष्य के लिए, जो त्वचा कैंसर करती है, ठीक है। अगर ओजोन परत ना हो तो जितने भी वाइट चर्बी वाले लोग हैं, यानी स्किन उनकी वाइट होती है, उनको त्वचा कैंसर होने की संभावना है, ठीक है। तो ओजोन परत का होना बहुत जरूरी है। तो हमें ओजोन परत देखने को कहाँ मिलती है,
तो वो हमें देखने को मिलती है समताप मंडल में। ठीक है, ओजोन हमें क्षोभ मंडल में भी देखने को मिलती है, ओजोन के सबसे ऊपरी परत में। मान लेते कि ये है क्षोभ मंडल, तो हमें ऊपरी जो ये 10 किलोमीटर, सॉरी जो 1 किलोमीटर का एरिया मान लेते हैं ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है ओजोन परत। ठीक है, लेकिन वो जो ओजोन परत है वो पॉल्यूशन का रूप ले लेती है, तो हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं समताप मंडल में जो हमें ओजोन परत देखने को मिलती है, ये हमें 30 से 40 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि समताप मंडल के ना तो नीचे ना तो ऊपर, हमें बीच में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमने देखा समताप मंडल। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, सम सम मतलब समान, ताप जो यहाँ का जो तापमान होता है वो कैसा होता है, समान होता है। यानी तापमान में कोई गिरावट या फिर तेजी देखने को नहीं मिलती। जैसे कि यहाँ पर जो क्षोभ मंडल है हमने पहले वाला पढ़ा, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं पर हर 165 मीटर पे हमें 1 डिग्री सेल्सियस का क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस घटता जाता है। कहाँ तक, क्षोभ मंडल तक। लेकिन जब उसके ऊपर समताप मंडल आता है तो वहां पर तापमान क्या होता है, स्थिर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं मध्य मंडल। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो मंडल है ये मध्य में मंडल आपको देखने को मिले। देखिए जो भी उल्का पिंड आते हैं, यानी पृथ्वी पे कोई भी उल्का गिरने के लिए आता है तो मध्य मंडल ही है जो इसे जला के राख कर देता है। ठीक है, कुछ बड़े बड़े उल्का पिंड होते हैं जो जलने से राख नहीं हो पाते और पृथ्वी पे गिर जाते हैं, जिससे क्रेटर झील का क्या होता है, निर्माण होता है। जो मध्य मंडल होता है सबसे ठंडा मंडल बोलते हैं इसे। ठीक है, और जो इसकी हाइट आपको देखने को मिलती है वो 50 से शुरू होती है और 80 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलती है इसकी हाइट। फोर्थ नंबर पे आता है जिसको हम बाह्य मंडल भी बोलते हैं और आयन मंडल भी बोलते हैं। ठीक है, ये है फोर्थ फेज। इसकी जो हाइट होती है वो 400 से 640 किलोमीटर के बीच में आपको देखने को मिलेगी। कहीं पर आपको 400 लिखा हुआ दिखाई देगा तो कहीं पर आपको 640 किलोमीटर लिखा हुआ दिखाई देगा। इससे कोई मतलब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए जो भी रेडियो से संचार होता है, जो भी हम यहाँ से वेव्स छोड़ते हैं, रेडियो वेव्स, वो बाह्य मंडल में जाके रिटर्न हमारे पृथ्वी पे ही आ जाते हैं। ठीक है, और हम इसे आयन मंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ आयन के कुछ कण देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इसे आयन मंडल बोलते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल 640 किलोमीटर पे शुरू होता है और ऊपर चलता जाता है। हम लिख सकते हैं कि 10,000 किलोमीटर तक ये ऊपर आपको देखने को मिलेगा बहिर्मंडल। देखिए जो वायु की सबसे ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं, बहिर्मंडल बोलते हैं। यह वायु की पतली परत होती है और इसमें हल्की गैसें होती हैं जैसे हीलियम और हाइड्रोजन। यह अंतरिक्ष में तैरती रहती है। ठीक है, क्योंकि बहिर्मंडल के शुरू होते ही अंतरिक्ष चालू हो जाता है हमारा। तो ये हमने देखे 5 लेयर्स बहिर्मंडल तक। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए क्षोभ मंडल है, यानी जो सबसे फर्स्ट लेयर है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा तापमान है वो घटता है, ऊपर जाता जाता। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान क्या होगा, घटता रहेगा। लेकिन जब समताप मंडल आएगा तो हमारा तापमान क्या होगा, समान होगा, यानी समताप स्थिर रहेगा। अभी हमने बताया था आपको जो मध्य मंडल होता है वो सबसे ठंडा मंडल होता है, तो उसके अंदर भी क्या होगा, हमारा तापमान बहुत तेजी से क्या होगा, घटेगा। उसके बाद तो जो ऊपर दो बचते हैं, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल, इन दोनों में तापमान बहुत तेजी से क्या होता है, बढ़ता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें ऊपर वाले को, यानी बाह्य मंडल और बहिर्मंडल को अगर जोड़ दें तो हम इसे ताप मंडल बोलते हैं।
ठीक है, तो ये था वायु के बारे में, सब कुछ जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मौसम और जलवायु को देखते हैं कि ये होता क्या। आप कई बार बोलते हो कि मौसम खराब है, आज का दिन देखो कितना बढ़िया मौसम है, ऐसा आप रोज बोलते ही रहते हैं, कभी अपने दोस्तों से, कभी अपनी फैमिली से, कभी किसी से, कभी किसी से। तो मौसम क्या होता है? मौसम क्या होता है इसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, देखते हैं। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। यानी वायुमंडल में हर घंटे में या फिर दिन प्रतिदिन जो चेंजेस होते हैं उसे हम बोलते हैं मौसम। यानी तापमान में जो आपको चेंजेस देखने को मिलता है, या तो घंटों में या तो दिनों में, उसे हम क्या बोलते हैं? मौसम। लेकिन जब ये परिवर्तन लगातार होता रहे और एक दीर्घ काल के बाद अगर हम उसको देखते हैं तो हम उसे बोलते हैं जलवायु। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। यानी जो मौसम है वो लगातार बदलता रहता है, लेकिन जब हम कुछ सालों बाद, यानी मान लेते हैं कि 30 साल से लेके 50 साल बाद अगर हम किसी प्लेस की स्थिति देखते हैं कि 30 साल पहले कैसा था और 30 साल बाद कैसा है, तो हम उसको बोलेंगे जलवायु चेंज हुई है उसकी। तो आप समझ गए होंगे कि मौसम क्या होता है? दिन प्रतिदिन चेंजेस। और जलवायु क्या होता है? 30 से या 45 या फिर 50 साल के बाद या फिर उससे भी लंबे समय के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं तापमान की, यानी टेम्परेचर की। टेम्परेचर आप जानते ही हैं, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वो वायुमंडल का तापमान होता है। किस चीज का तापमान होता है? वायुमंडल। वायुमंडल गर्म होगा तो आपको लगेगा जो तापमान है वो बढ़ गया है। अगर वायुमंडल ठंडा होगा तो आपको लगेगा जो तापमान है वो क्या हो गया है? कम हो गया है। ठीक है, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। जब वायु में ताप होगा यानी गर्मी होगी या फिर ठंडी होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? तापमान बोलेंगे। तापमान घटता या बढ़ता रहता है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है, ये आप जानते हैं। दिन में क्या होता है कि धूप निकलती है, तापमान बढ़ जाता है। रात में क्या होता है? धूप नहीं निकलती, तापमान घट जाता है। लेकिन हमारी जो पृथ्वी है वो एक तरफ झुकी हुई है, इसके कारण हमें 4 से 6 तरह के यहाँ पर सीजन देखने को मिलते हैं। उसके हिसाब से भी हमारे तापमान बदलते रहते हैं। जैसे कि 4 महीने ठंडी रहती है, 6-7 महीने गर्मी रहती है। ये सब आपको किसी में देखने को मिलता है? ऋतुओं में चेंजेस देखने को मिलता है, उसके हिसाब से भी हमारे तापमान में चेंजेस होता है। उसके बाद बात करते हैं आतपन क्या होता है। देखिए, जब सूर्य से जो ऊर्जा आती है, और मान लेते हैं कि हमारे वायुमंडल में क्या है? बादल है। ठीक है, अगर बादल उस ऊर्जा को यहाँ पे रोक लेते हैं नीचे की ओर, तो हम उसे बोलते हैं आतपन। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। तो ये रोकने का काम कौन करता है? बादल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करती है। तो सिंपल सी बात है कि जहां पे आपको ज्यादा बादल देखने को मिलेंगे वहां पे आपको जो आतपन है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो हमको पता है कि जो ये विषुवत वृत्त है यानी इक्वेटर है, इस पे जो पृथ्वी की सूर्य की जो रोशनी है वो लंबवत पड़ती है और 12 महीने तक पड़ती ही रहती है। यानी सबसे गर्म एरिया कौन सा होगा? इक्वेटर ही होगा। तो वहां पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी। सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो जो पानी होगा वो भाप बन के ऊपर जाएगा और बादल का निर्माण करेगा वहां पे। तो वहां पे बादल बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, तो वहां पे क्या होगा? आतपन होगा, ज्यादा आतपन होगा। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से हम पोल्स की तरफ जाएंगे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो क्या होगा? वैसे वैसे सूर्य का ताप वहां कम पहुंचेगा, वहां पर जो पानी होगा उसका वाष्पीकरण कम होगा, बादल कम बनेंगे
और पृथ्वी की जो क्षमता होगी सूर्य को रोकने की, ऊर्जा को रोकने की, वो कम होगी, तो तापमान भी क्या होगा, कम होगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यानी हम पोल्स की तरफ जाते हैं, तो तापमान क्या होता है, कम होता रहता है। तो आप समझ गए कि तापमान क्या होता है और कैसे कैसे ये बढ़ता और घटता है। देखिए, जो तापमान होता है उसको हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, और इसका आविष्कार यानी इसकी खोज किसने की थी, उनका नाम था एंडर्स सेल्सियस। जो ये सेल्सियस आपको दिख रहा है, इनका सरनेम, इसी को हम बोलते हैं सेल्सियस। ठीक है, हम डिग्री कैसे लिखते हैं, डिग्री ऐसे लिखते हैं गोल सा, और सेल्सियस कैसे लिखते हैं, सी लिखते हैं। जब जो जल होता है यानी पानी होता है, तो जमाना है, तो हमें 0 डिग्री सेल्सियस क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। लेकिन जब पानी को हमें उबालना है, तो हमें 100 डिग्री सेल्सियस का क्या चाहिए, तापमान चाहिए। जो तापमान को मापते हैं उसे हम बोलते हैं तापमापी। तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा तापमान बढ़ेगा, जैसे जैसे नीचे आएगा तापमान क्या होगा, घटेगा। की बात करते हैं, जो वर्षा की मात्रा को मापने का काम करता है उसे बोलते हैं वर्षा मापी। एक तरह का ये डिब्बा टाइप सा होता है, इसके अंदर एक बोतल होती है पतली सी, इसके अंदर मिलीमीटर सेंटीमीटर में दिखाया होता है कि क्या कितना हैगा। इसके अंदर पानी भरता है और हम देख लेते हैं कि कितना मीटर वर्षा हो रही है, कितने मिलीमीटर वर्षा हो रही है, सेंटीमीटर में हो रही है, वो हम देख लेते हैं। फिर पवन की दिशा दर्शाता, आपने ये देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा, इसको बोलते हैं वात दिगदर्शी, दिगदर्शी। फिर आता है वायु जो दाब होता है उसको कैसे मापते हैं, किस चीज से नापते हैं, तो कुछ इस प्रकार का क्या होता है, यंत्र होता है, उसे बोलते हैं वायु दाब मापी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि वायु दाब क्या होता है। वायु मतलब आप जानते ही हैं, जब वायु, उसी का दाब, वायु का दाब वायु दाब कहलाता है। ठीक है, और वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। जो वायु है, पहले हम सोचते हैं कि वायुमंडल क्या है। पृथ्वी के चारों ओर जो भी आपको हवा देखने को मिलती है, वायु देखने को मिलती है, उन सबको हम बोलते हैं वायुमंडल। और जब उसको हम एक लेयर के हिसाब से देखते हैं ऐसे खड़े स्थिति में, तो आपको पता है कि जो वायु होती है या फिर गैसेस होती हैं, क्योंकि वायुमंडल गैसेस से बना है, हर गैस का क्या होता है, एक भार होता है। और जब पूरे वायुमंडल की बात करेंगे हम, तो उनका भार क्या होगा, बढ़ेगा। जब भार बढ़ेगा तो उसका एक दाब होगा ना, वो नीचे की ओर क्या होगा, दाब, दाब दिखाएंगे, प्रेस करेंगे। तो हर जो गैसेस होती हैं उनका क्या होता है, भार होता है। भार के कारण क्या होता है, उनका एक दाब होगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वायु दाब बोलते हैं, कि वो दाब लगाता है। हमारे शरीर के ऊपर भी वायु दाब लगता है, लेकिन बचपन से ही, और हमारे शरीर के सिर्फ एक अंग में वो वायु दाब न लग के पूरे शरीर में हमें वो वायु दाब लगता है, इसीलिए हमें वो वायु दाब महसूस नहीं होता। लेकिन जहाँ पे वायु दाब नहीं होगा, वहां पे हमारे शरीर की जो काम करने की स्थिति है वो क्या होगी, अलग देखने को मिलेगी। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है, ये हम आपको बता चुके हैं। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। ठीक है, देखिए, वायु दाब वहां पे ज्यादा होगा जहां पे क्या होगी, ठंड होगी, और कम कहां पे होगा, जहां पे क्या होगा, गर्मी होगी। यानी गर्मी जहां पर होगी वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, यानी वायु दाब क्या होगा, गिरेगा। और जहां पर ठंड होगी वहां पे क्या होगा, वायु दाब बढ़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं, 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस हमें तापमान घटा हुआ दिखाई देता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो तापमान क्या होगा, घटेगा। इसीलिए ऊपर जाने पे वायु दाब क्या होता है, घटता है, क्योंकि सारा भार कहाँ पर होगा, पृथ्वी की सतह पर ही हमें देखने को मिलता है। उसके बाद समुद्री सतह पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, क्योंकि जो समुद्र का पानी जो होता है वो बहुत तेजी से गर्म और ठंडा नहीं होता, बहुत धीरे गर्म होता है, बहुत तेज से बहुत धीरे
ठंडा भी होता है और गर्म भी होता है, इसीलिए ज्यादा समय तक पानी जो होता है वो ठंडा रहता है, इसीलिए वहां पे आपको सर्वाधिक दाब देखने को मिलेगा। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करता है। इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी गैसेस हैं और यहाँ पे वायु दाब बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे भी बहुत सारी गैसेस है, वायु दाब बहुत ज्यादा है। लेकिन जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी उसके कारण क्या होगा, तो ये वायु दाब है ये ऊपर की ओर गमन करेगा, और जो ये एरिया होगा ये आपको खाली सा दिखाई देगा। यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हाई प्रेशर ही है। जब ये एरिया खाली हो जाएगा तो चारों तरफ से इस खाली जगह को भरने के लिए क्या होगा, हवा चलेंगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया जो यहाँ पे लाइन लिखी थी कि वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। इसी को हम बोलते हैं पवन। क्या बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं पवन। जहाँ पे वायु दाब कम है यानी लो प्रेशर है, और जहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर यानी यहाँ पे गैसेस कम है, यहाँ पे गैसेस ज्यादा है, तो ये इधर की ओर आएंगी, चारों तरफ से इसको भरने के लिए आएंगी, और जब हवाएं चलेंगी उसी को हम क्या बोलते हैं, पवन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु गति को हम पवन कहते हैं। जिस ओर से पवन आती है या फिर हवा आती है, हम उस पवन को उसी नाम से बुलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए अगर वो पश्चिम से आ रही है हवा, तो हम उसे पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं। ठीक है, देखिए आपको पता है कि सूर्य की जो किरण है, मान लेते कि सूर्य है, छोटा बना दिया मैंने लेकिन फिर भी समझ जाना, सूर्य सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा समय तक कहाँ पर अपना प्रकाश देता है, तो देता है इक्वेटर पे। जब यहाँ पे सबसे ज्यादा वो यहाँ पे क्या देगा, ऊर्जा देगा, तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी। गर्मी होगी तो यहाँ पे जो समुद्र में पानी होगा वो बहुत तेजी से क्या बनेगा, वाष्प बनेगा। जो भी गैसेस है क्या होगा, वो ऊपर की ओर गमन करेंगी। जब ऊपर की ओर गमन करेंगी बहुत तेजी से, तो यहाँ पे एक लो प्रेशर बेल्ट बन जाएगी। क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। और जब लो प्रेशर बन जाएगा, ठीक है, तो चारों तरफ से इसको भरने के लिए हवाएं चलेंगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है हाई प्रेशर। यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर, क्योंकि जो ये लो प्रेशर यहाँ बना हुआ है, जिसकी हवाएं ऊपर जाती हैं वो घूम के आपका यहीं पर आ जाती है, उपोष्ण उच्च दाब में। ठीक है, और ये है नॉर्थ, और ये क्या है, ये है साउथ। जब भी साउथ से कभी हवा चलती है तो वो सदैव अपने दाईं ओर मुड़ती है, यानी राइट की तरफ। तो इसका दायां ओर किधर होगा, इधर होगा। तो मान लेते हैं कि हवा यूं चल रही है लेकिन ये इधर को मुड़ जाएगी, तो आप देख पा रहे हैं ये इधर को मुड़ गई। लेकिन साउथ में क्या होता है कि जहां से हवा चलेगी वो उसके उल्टे तरफ यानी लेफ्ट साइड मुड़ती है। तो यहां से लेफ्ट साइड का क्या होगा, इधर होगा। इस तरफ हवा का मुंह है उसके लेफ्ट साइड मुड़ जाएगी साउथ में, और नॉर्थ में क्या होगा, उसके राइट साइड मुड़ जाएगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ से हवा चल इसको भरने के लिए गई, लेकिन साउथ साइड में है, इसलिए क्या होता है, ये इस तरफ को मुड़ जाती है, लेफ्ट साइड को। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर बेल्ट, यहाँ पर है हाई प्रेशर बेल्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलता है लो प्रेशर बेल्ट, और सबसे ऊपर देखने को मिलता है हाई प्रेशर बेल्ट। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि सबसे ऊपर यानी ध्रुवों पे आपको हाई प्रेशर बेल्ट क्यों देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट है और यहाँ पर निम्न प्रेशर है, तो इधर से हवा चलेंगी इसको भरने के लिए, इधर से चलेंगी इसको भरने के लिए, क्योंकि हवाएं चारों तरफ से चलती हैं भरने के लिए। आप इनके नाम याद याद रख सकते हैं, उच्च दाब, ठीक है, और ये अधो ध्रुवीय निम्न दाब, उपोष्ण उच्च दाब। ठीक है, ये सब नाम आप याद कर सकते हैं। फिर बात करते हैं पवन की।
पवन कितने प्रकार के होते हैं? जो पवन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है स्थायी पवने। स्थायी पवने का मतलब भी आप नाम से चल रहा होगा आपको पता, जो ये पवने होती हैं यह स्थायी पवने होती हैं, यानी अगर ये ईस्ट की तरफ चल रही हैं तो सदैव ईस्ट की तरफ ही चलेंगी, ये स्थायी है, अपना अपना रास्ता और अपनी दिशा ये चेंज नहीं करती। जैसे व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवने स्थायी पवने। देखिए जो भी यहाँ पर आपको 35 डिग्री यहाँ पे और 35 डिग्री नीचे, इनके बीच में जो भी आपको एरिया मिलेगा उसके अंदर जो हवा चलती है उसे हम बोलते हैं व्यापारिक पवने। ठीक है, क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवने। क्योंकि बहुत साल पहले की बात है, यानी यहाँ पर व्यापार ज्यादा होता था। ठीक है, मॉडर्न की बात कर रहे हैं हम, 1800 1700 1600 की बात कर रहे हैं। उस समय व्यापार इस जगह पे ज्यादा होता था, इसलिए इसको व्यापारिक पवने बोल दिया जाता है। अगर पश्चिम में चल रही है पवने, यानी पश्चिम में चल रही है या फिर पूर्व पूर्व में चल रही है, तो हम उसको क्या बोल देंगे? व्यापारिक पश्चिमी या व्यापारिक पूर्वी पवने। पश्चिमी पूर्वी क्यों लगा है इसमें? क्योंकि हमने आपको बताया था कि जिस तरफ से हवा चलती है उसको उसी तरफ का नाम देते हैं, इसीलिए ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। ठीक है, उसके बाद आता है मौसमी पवने। मौसम के हिसाब से जो बदलती रहती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मौसमी पवने। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवन। ठीक है, जैसे कि गर्मी आ जाती है तो इस तरह से हवाएं चलती हैं, ठंड आ जाती है तो इसका उल्टा हो जाता है। तो ये अपनी दिशा चेंज करते रहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? मौसमी पवने। उसके बाद यानी थर्ड नंबर पे आता है स्थानीय पवन। ये तीसरे नंबर की है स्थानीय पवन। ये आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगी। ये कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे स्पेसिफिक वहीं पे चलती है पवने, इनके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते हैं। जैसे ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं, या तो वर्ष भर चलेंगी या तो किसी विशेष समय में चलेंगी। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर, क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि यूपी में, बिहार में जब गर्मियों के दिनों में पूर्वी हवा चलती है, यानी पूर्व की ओर से हवा चलती है, तो हम उसे लू बोलते हैं। ठीक है, वैसे इंडिया में हमने कई कई जगह पे इनके नाम चेंज कर रखे हैं। तो ये थे 3 टाइप के पवन, स्थानीय पवन, मौसमी पवन और स्थायी पवन। बात करते हैं कि आर्द्रता क्या होती है। देखिए, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, वाष्पित कैसे होता है? जब जल गर्म होता है तो वो भाप बन जाता है, उसी को बोलते हैं वाष्पित। जैसे कि आपने देखा होगा जब घर में खाना बनता है या फिर आपकी आपके घर में फैमिली में कोई पानी गर्म करता है, तो आपने देखा होगा कि वो भाप बन के ऊपर की ओर उड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वाष्पित होना। ठीक है, जब वाष्प हो जाता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहते हैं। यानी जो हवा है, एयर है, उसके अंदर जो भी आपको जलवाष्प देखने को मिलता है, यानी नमी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? आर्द्रता को नमी बोल सकते हैं। नमी देखने को मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। आर्द्र दिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि नमी क्या है? ज्यादा होती है। जैसे जैसे वायु गर्म होती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है। काफी समय क्यों लगता है? क्योंकि जो वायु होती है आसपास की, उसके अंदर भी नमी होती है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे शरीर से पसीना निकल रहा है, लेकिन
आसपास की जो हवा है उसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलता है, नमी देखने को मिलती है। तो जो हमारा पसीना होता है वो जल्दी सूखता नहीं है। देखिए, जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। और ठंडा क्यों होता है? जैसा कि आपको हमने अभी बताया था कि जैसे जैसे हम 160 मीटर ऊपर की ओर जाते हैं तो जो टेम्परेचर होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। और जलवाष्प बनता कैसे है? गर्म होके। जब जलवाष्प ऊपर की ओर जाएगा तो 165 मीटर ऊपर की ओर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। ठंडा होगा तो उससे क्या होगा? जलवाष्प द्वारा से क्या होगा? पानी की ओर चेंज होने लगेगा। ठीक है, तो वैसे भी जलवाष्प ऊपर की ओर जाता है तो ठंडा हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। यानी पहले पानी होगा, पानी गर्म होगा तो क्या होगा? जलवाष्प बनेगा। जलवाष्प बनने के बाद अगर दोबारा फिर टेम्परेचर घट जाता है तो फिर से क्या हो जाएगा? पानी बन जाएगा। यानी पानी से पानी बनने के बीच में सिर्फ क्या है? टेम्परेचर का ही अंतर है। जब ऐसे ऐसे बूंद बहुत सारे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? बादल बोलते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की यह बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर नहीं सके तो यह वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। यानी जो वायु होती है यानी हवा होती है उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि इन पानी की बूंदों को और अपने साथ लेके घूम सके, इसलिए वो क्या करते हैं? इसको नीचे ही गिरा देते हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट, जो हवाई जहाज होते हैं, अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं, यह आपने देखा होगा। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक एक पथ के रूप में दिखाई देती है। बात करते हैं वर्षा की। देखिए, जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण जो होता है वो वर्षा कहलाता है। जैसे पानी पहले क्या था? पानी पहले तापमान ज्यादा होने से वाष्प हुआ। वाष्प होकर जब वो ऊपर की ओर गया, जैसे जैसे ऊपर की ओर गया तापमान कम हुआ, वो बूंद के रूप में परिवर्तित हो गया। जब कई सारे ऐसे बूंदे परिवर्तित होके एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो हमने क्या बोल दिया? उन्हें उन्हें हमने बोल दिया बादल। जब बादल के अंदर या फिर वायु के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि वो उन्हें अपने साथ लेके चल सके, घूम सके, तो उन्हें नीचे की ओर गिरा देते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्षा बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? वर्षा यानी रेन बोलते हैं। ज्यादातर जो भौम जल होता है यानी जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो वर्षा जल होता है, उसी से प्राप्त करता है अपना जल। भौम जल जो होता है, यानी आपने मिट्टी देखी होगी, हमारे ते मट्टी है, इसके ऊपर बूंदे पड़ी, पानी इकट्ठा हो गया, थोड़ी देर में क्या होता है? ये पानी नीचे की ओर सोख जाता है और जाके भौम जल में मिल जाता है। ठीक है, पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं क्योंकि जो पौधे होते हैं वो अपने साथ बहुत सारी मट्टियां थाम के रखते हैं। उसके अंदर पानी भी क्या होता है? संरक्षण हो जाता है। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। जब पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा? जो उन लोगों ने पेड़ पौधों ने मट्टी बांध रखी थी अपने साथ, मट्टी नहीं बंधेगी तो उससे क्या होगा? जो पानी होगा वो ज्यादा देर तक क्या होगा? मट्टी उसे संभाल नहीं पाएगी। और अगर पहाड़ी पे है वो एरिया तो मट्टी वहां से ढह जाएगी और क्या होगा? बाढ़ आने की संभावना बढ़ सकती है। जो वर्षा होती है वो तीन तरह की होती है। एक होती है सॉरी संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवर्ती वर्षा। देखिए, जो साइक्लोन रेन होता है या साइक्लोनिक रेन होता है या फिर चक्रवाती वर्षा होती है वो कब होती है? जब चक्रवात आते हैं। यानी
ठंडी जब वायु ऊपर की ओर जाती है और गर्म वायु नीचे की ओर, सॉरी, जो गर्म वायु होती है वो ऊपर की ओर जाती है, क्योंकि गर्म वायु क्या होती है, हल्की होती है। ठंडी वायु क्या होती है, भारी होती है, नीचे की ओर आती है। इसीलिए उनके बीच में एक वातावरण बनता है और उसके कारण एक चक्रवात बनता है। चक्रवात से क्या होता है, मौसम चेंज होता है, तो वहां पे क्या होती है, वर्षा होती है। उसको हम बोलते हैं चक्रवाती वर्षा। सीधे शब्दों में समझे, चक्रवात के कारण होने वाली वर्षा को हम चक्रवाती वर्षा बोलते हैं। पर्वतीय वर्षा क्या होती है, जब बादल पर्वतों से टकरा के बारिश कर दे पर्वत के ऊपर या पर्वत के आसपास, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पर्वतीय वर्षा बोलते हैं। संवहनीय वर्षा क्या होती है, संवहनीय वर्षा ये होती है जब सिंपल गर्म वायु हुई, वो बादल बने, बादल ने वर्षा कर दी, सिंपल, उसको बोलते हैं संवहनीय वर्षा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब टू मित्र ज्ञान, शेयर करें। अगर आपका कोई भी डाउट है या अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और वीडियो पे, किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।